गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज फिर मैं और हमारी टीम राम सिंह यादव की बुक का सेट मॉडल पेपर 3 लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें 30 आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद 20 क्वेश्चन जो होंगे सुरेंद्र सर द्वारा आपको मैथ और रीजनिंग के डिस्कस करते हैं। तो समय नहीं गवाते हुए आते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपको, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। मीन्स ऑप्शंस आप सुनिए, ग्रामीण, बी है शहरी, सी है मिश्रित, मतलब दोनों ग्रामीण भी है और शहरी भी है, और इनमें से कोई नहीं। ये आपको ऑप्शन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को अगर इतिहास में आपने पढ़ा होगा तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का निर्माण था और नगर व्यवस्थित थे, नालियों का व्यवस्था था, ग्रेडिंग सिस्टम था, सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि एक व्यवस्थित सिस्टम चलता था। हाँ, शहरी रूप से अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट वो नहीं था जो आर्थिक रूप से देखने को मिलता है, जैसे कि कृषि का विकास नहीं था, बिल्कुल था वहाँ कृषि का विकास, लेकिन इसके बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। जनरली दिमाग में ये आता है हमारे कि सभ्यताएं जो हैं ग्रामीण परिवेश में होती हैं, तो मूल रूप से ये कन्फ्यूजन हटाइए, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, तो आंसर बी होगा आपको क्वेश्चन नंबर 1 का। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, मौर्य वंश की स्थापना किसने की। प्राचीन इतिहास में ही अगर मौर्य शासकों के बारे में आप पढ़िएगा तो मौर्य वंश की स्थापना अगर नंद वंश के बाद महापद्म नंद और देन नंद वंश के बाद आपको जो शासक आए जिन्होंने मगध पर शासन किया, आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में भी सुना होगा, कहानियों में भी सुना होगा, चाणक्य ने एक ऐसे बालक को क्रिएट किया जो मूल रूप से शासन कर सकता था, चंद्रगुप्त मौर्य जिनका पूरा नाम था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो होगा उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। तो इस आधार पर जो ऑप्शन है आपको, जैसे बिंदुसार, बिंबिसार, ए ऑप्शन है बिंदुसार, बी है बिंबिसार, सी है चंद्रगुप्त और डी है अशोक। तो इस आधार पर चंद्रगुप्त जो है सी आंसर होगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था। भारत का अंतिम मुगल, ये आपको मूल रूप से आगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री में इसको क्वेश्चंस को डाल सकते हैं या मेडाइवल हिस्ट्री का ये क्वेश्चंस लिया जा सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया और 1857 में जब आपको क्रांति शुरू हुई तो उस समय बहादुर शाह जफर ने उसका नेतृत्व किया था। तो बहादुर शाह जफर ही मुगल वंश के अंतिम बादशाह माने जाते हैं। तो बहादुर शाह जफर जो होगा, जो ऑप्शन में भी है भी, जैसे ऑप्शन सुन लीजिए, शेरशाह सूरी पहला, ए है अकबर, दूसरा बी ऑप्शन है, सी में बहादुर शाह जफर है और डी है औरंगजेब। तो शेरशाह सूरी जो है इनमें कहीं भी मुगल वंश से संबंधित नहीं है। तो शेरशाह सूरी आप छाट सकते हैं। अकबर जो था, बाबर, हुमायूं और अकबर, उसके बाद भी राजा हुए, तो अकबर किसी स्तर पर इसमें आंसर नहीं होगा। 1707 में औरंगजेब भी मर गए थे, उसके बाद भी मुगल वंश रहा। तो 1857 में बहादुर शाह जफर जो होगा इसका आंसर होगा, मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो होगा वो सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, 1582 में दीन-ए इलाही की स्थापना किसने की। दीन-ए इलाही एक धर्म है जो मूल रूप से, दीन मतलब होता है गरीब, ए इलाही, तो मूल रूप से ये धर्म 2 शासकों ने इतिहास में देखा जाता है। जैसे अशोक ने धम्म चलाया, उसी तर्ज पर अकबर ने दीन-ए इलाही को चलाया था। मतलब इस्लामिक चीज़ों से थोड़ा अलग होते हुए एक अपना धर्म उसने क्रिएट किया था। तो दीन-ए इलाही जिसके लिए वो इबादत खाने का भी निर्माण किया करता था, अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था। ऑप्शन सुन लीजिए, बाबर नहीं होगा, बी अकबर है, सी हुमायूं है और डी जहांगीर। मतलब बी जो आंसर आपको अकबर है, दीन-ए इलाही को इसने चलाया था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था।
असहयोग मीन्स होता है किसी तरह का सरकार को हम सहयोग नहीं करेंगे, उसके कामों में हम सहयोग नहीं करेंगे। अगर वकील है तो वो अदालतों में नहीं जाएंगे, टीचर है तो विद्यालय में नहीं जाएंगे, उनके सरकारी कामों में किसी तरह का सहयोग नहीं चलाया जाएगा। तो 1920 वो घटना थी जब खिलाफत मूवमेंट हुआ और खिलाफत मूवमेंट को ही जोड़ा गया था असहयोग आंदोलन से। तो 1920 वो समय था जब असहयोग आंदोलन को चलाया गया था और गांधी जी इसके नेता थे। तो इसका आंसर जो होगा वो आपको ऑप्शंस के अनुसार ए 1920, बी 1919, सी 1922 और डी इनमें से कोई नहीं। तो ए जो होगा इसका आंसर सही है 1920। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दिया था? ये कन्फ्यूजन आता है, जनरली टैगोर का नाम बीच बीच में आ जाता है, तो ये यहाँ कन्फ्यूजन आप दूर कर लीजिए। जैसे ऑप्शंस को भी देखेंगे हम, पहला ऑप्शन है नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस ऑप्शन में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि टैगोर का भी नाम इसमें इंक्लूड है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया सिंगापुर रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने अपने संबोधन में महात्मा गांधी को बापू का उपाधि दिया था और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको कहा था और बापू फादर ऑफ द नेशन जिसको हम बोलते हैं वो सुभाष चंद्र बोस थे। तो इस तरह ऑप्शन के अनुसार आंसर सी होगा 6 का। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो जैसे अगर हम लोग का वीडियो आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर की समस्या पर, तो उसमें हम लोग डिस्कस भी उस जगह को किए हैं। सियाचिन की जो समस्या थी वो मूल रूप से उस समय बताया भी गया कि हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। तो सियाचिन इसमें आंसर में है, मीन्स ऑप्शन पहला है सियाचिन, दूसरा है चुशूल, तीसरा है कोहिमा और डी है पामीर। तो आंसर होगा आपको ए। क्वेश्चन नंबर 8 रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? तो अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहे होंगे तो भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री भूमि के मध्य में होती है। 0 डिग्री की जो रेखा है वो भूमध्य रेखा मानी जाती है। जैसे आपको पिछले क्लासेज में बताया भी गया है, तो 0 डिग्री की जो रेखा है वो भूमध्य रेखा मानी जाती है, जिसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन के अनुसार 0 डिग्री जो होगा वो आंसर होगा। आंसर ए जो है ए 0 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो आंसर जो होगा आपको ए होगा 8 का। 9 पर आते हैं। भारत में सोने की खान किस राज्य में पाई जाती है? अगर ऑप्शंस की बात करें तो आंध्र प्रदेश, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है कर्नाटक। तो आपको पता होना चाहिए भारत में सोने की एकमात्र खान कोलार की खान है जो कर्नाटक में है। तो डी इसका आंसर होगा आपको 9 का डी कर्नाटक। मौलिक अधिकार अब कितने हैं? तो मूल रूप से अगर हम बात करें तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करते हैं, जो आप कोर्ट में जाके लड़ सकते थे, ले सकते थे। उसमें से एक मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो इस तरह मौलिक अधिकार अब आपके पास 6 बच जाते हैं। संपत्ति का अधिकार इसलिए हटाया गया क्योंकि वो कई बार देश के विकास में, जैसे सड़क निर्माण, रेलवे के निर्माण में, वो एक तरह से बाधा होती थी। तो इस तरह आज हमारे पास मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, जिसमें ऑप्शन में सुन लीजिए ए 7, बी 8, सी 5 और डी 6। तो इसमें भी आंसर आपको 10 का डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इनकम टैक्स या आयकर कौन लगाता है? तो आयकर की जहाँ तक बात है, ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। आयकर कभी भी जो इनकम पर टैक्स लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है। लेकिन हायर अथॉरिटी जो है, जैसे कि अगर सूचीबद्ध हम बात करें, राज्य सूची का विषय, संघ सूची का विषय और संवर्ती सूची का विषय, तो इस आधार पर केंद्र जो इनकम टैक्स लगाता है वो मूल रूप से उसका अपना विषय है, मीन्स संघ सूची में उसका वर्णन है। तो संघ सूची के वर्णन के अनुसार इनकम टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को जाता है। तो इसके आधार पर ऑप्शन अगर हम देखें, पहला ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट है, दूसरा है आरबीआई, तीसरा है सी ऑप्शन है केंद्र सरकार और डी इनमें से कोई नहीं। तो सी आंसर होगा 11 का, मीन्स केंद्र सरकार के पास वो संघ सूची का विषय होने के साथ वो लगाने का अधिकार भी रखती है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। गाइड, एक पुस्तक का नाम है, गाइड के लेखक कौन है?
तो गाइड अगर आपने मूवी भी देखी होगी या इंटरेस्टेड होंगे मूवी में, तो गाइड एक फिल्म बनी थी इसी नाम से, देवानंद और हेमा मालिनी की फिल्म थी। गाइड जो कहानी है फिल्म की वो सेम उस लेखक ने जो लिखा है अपनी पुस्तक में उन्होंने, उसी तरह इनकी एक और फेमस किताब है मालगुडी डेज, जो बच्चों में काफ़ी फेमस हुई थी। तो ऑप्शन के अनुसार अगर बात करें BS नॉयपॉल, बी ऑप्शन है RK नारायण, सी है टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है चार्ल्स डिक्सन। तो यहाँ पर RK नारायण, मालगुडी डेज RK नारायण की किताब है, उसी तरह गाइड भी उनकी ही उपन्यास है। तो इस तरह से आंसर इसमें बी होगा, मीन्स 12 का बी। 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, केरल की कौन सी भाषा है या डैश भाषा केरल में बोली जाती है, मतलब केरल की भाषा को हम क्या बोलते हैं। तो ये फैक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है। मलयालम वहाँ की मूल रूप से भाषा है, ऑप्शन देख लें, ए मलयालम है, दूसरा तेलुगु है आंध्र प्रदेश की भाषा है, गुजराती गुजरात की भाषा है सी, और तमिल तमिलनाडु की भाषा। तो इस आधार पर छाट भी सकते हैं आप। तेलुगु में कन्फ्यूजन है जो कि आंध्र प्रदेश की भाषा है, तो राज्य से कहीं रिलेटेड नहीं है। तो मलयालम जो है वो केरला की भाषा है, जिसका आंसर होगा ए 13 का। 14 की बात करें, 1994 में दक्षिण अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति कौन बना था। तो दक्षिण अफ्रीका में एक तरह से अपार्थित पॉलिसी थी, नस्लवेद की नीति थी, गोरी और काली चमड़ी का, जिसको अंग्रेजों ने वहाँ पर इम्प्लीमेंट या बोया था। उसकी लड़ाई गांधी जी ने भी लड़ा था और 1994 तक जेल में बंद रहे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला एक अश्वेत थे और पहली बार वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आया जिसकी चमड़ी का कलर काला था, जिसको अंग्रेज या गोरी चमड़ी वाले हीन भावना से देखते थे। तो नेल्सन मंडेला, जिसको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, आपको इसका आंसर होगा। अगर ऑप्शंस की बात कर लें तो नेल्सन मंडेला पहला है, जैकब जुमा जो वहाँ के राष्ट्रपति थे बट ब्लैक तो थे लेकिन वो पहले वहाँ के नहीं थे अश्वेत, उसी तरह थाबू मोजेक और क्वालमे माउंटला। तो इस तरह से नेल्सन मंडेला जो है, जो काफ़ी फेमस नाम है आपको, तो वो आपको आंसर ए होगा 14 का। 15 की बात करें, डोकलाम स्थान कहाँ पर स्थित है। डोकलाम एक तरह से अभी समस्या भी थी, अगर न्यूज़ में आप बने रहे होंगे तो आपने देखा होगा डोकलाम भारत और चीन के बीच विवाद भी बना रहा। डोकलाम एक तरह का पठारी क्षेत्र है जो तिब्बत और चीन के पोर्शन में पड़ता है, और चूंकि तिब्बत के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि उसकी सारी सुरक्षा से लेकर आर्थिक सहायता हम उसको प्रोवाइड करते हैं, वहाँ भारत स्ट्रेटेजिक रूप से उसके आसपास के क्षेत्रों में रहता भी है, उसकी आर्मी भी है, इंडियन आर्मी है। तो उस आधार पर डोकलाम जो है भारत को भी टच करता है और नाथुला दर्रा के आसपास का क्षेत्र है। तो भूटान के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है। तो मूल रूप से अगर ऑप्शंस की बात करें तो डोकलाम किस स्थान पर है, अगर देश में ऑप्शन बात करें तो पहला भूटान है, दूसरा भारत है, चीन है, पाकिस्तान है। मूल रूप से डोकलाम की जो स्थिति है वो भूटान में है। तो भूटान का ये पठारी क्षेत्र है जिस पर चाइना भी अपना क्लेम करता है। तो आंसर होगा ए। ठीक है, 16 की बात करते हैं, तंबाकू में मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ कौन सा पाया जाता है। जो तंबाकू हम खाते हैं टैबेको, उसमें एक नशीला पदार्थ होता है, जैसे चाय भी पीते होंगे तो उसमें भी एक तरह का नशा होता है, सिरदर्द जैसी चीज़ें आनी शुरू होती है। ऑप्शंस में आते हैं एंजाइम, एंजाइम पाचक रस के रूप में होता है, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है आपको निकोटीन, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से अगर बात करें ऑप्शन के अनुसार, निकोटीन जो है एक तरह का नशा है जो नहीं खाइएगा तो आपको लगेगा कि बेचैनी जैसी चीज़ें होंगी, आपके रक्त में सर्कुलेशन जो होता है वो बढ़ा देता है, ब्लड सर्कुलेशन को ये बढ़ाता है, जिससे शरीर में एक तरह के आनंद की अनुभूति होती है। तो निकोटीन जो होता है आपको तंबाकू में पाया जाता है। तो आंसर होगा 16 का बी। तो इस तरह 16 तक क्वेश्चन हुआ। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, देखते हैं। 17 क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसको कहते हैं। ड्राई आइस की अगर बात करें तो ड्राई आइस जनरली अगर ऑप्शन में आ जाए तो ठोस CO2 को, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को, सी है जलीय गैस को, और डी है द्रव्य CO2 को। तो यहाँ ध्यान में आपको रखना है कि अगर CO2 भी दिया रहे और ठोस CO2 दिया रहे तो ऑब्वियस जो आंसर होगा वो हमारा सॉलिड या ठोस CO2 होगा। ठोस CO2 को ही हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कूलिंग प्रोसेस में करते हैं, फॉग मशीनों में किया जाता है। तो शुष्क बर्फ जो है वो आपको आंसर होगा ठोस CO2 को कहा जाता है, मीन्स 17 का ए। 18, सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किस क्रिया से होती है।
पहला है विखंडन क्रिया, दूसरा है आपको संलयन क्रिया, तीसरा है दैव शक्ति से, और इनमें से कोई नहीं। तो विखंडन क्रिया में नाभिक जो है टूटते हैं। परमाणु बम की क्रिया जो होती है विखंडन क्रिया के अंतर्गत आती है। संलयन क्रिया के कारण ही सूरज और तारों में आपको ऊर्जा मिलती है। मतलब दो हल्के नाभिक का मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा की विपुल मात्रा निकलती है। ये काम आपको संलयन अभिक्रिया के अंतर्गत होता है। तो सूर्य और तारे, चूंकि सभी तारे सूरज हैं, तो उसमें ये सारी क्रियाएं होती हैं। तो संलयन अभिक्रिया इसका आंसर होगा, मीन्स 18 का बी आंसर होगा आपको। 19, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। स्मॉल जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? स्मॉल जी ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। ग्रेविटेशनल चीज़ों को अगर पढ़िएगा तो भूमध्य रेखा पहला ऑप्शन है, दूसरा है ध्रुवों पर, तीसरा है सी भूपटल पर, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर ऑप्शन को अगर हम छांटना शुरू करें, भूपटल मतलब पृथ्वी का वो सभी भाग हो गया, तो पृथ्वी का सभी भाग हो गया, मतलब भूमध्य रेखा भी इसके अंतर्गत आएगा, ध्रुव भी इसके अंतर्गत आ जाता है। तो सी जो है इसमें से ऑब्वियस आप छांट सकते हैं। अब आपके पास भूमध्य रेखा और ध्रुव, तो जो कंफ्यूजन होता है ध्रुवों पर जो होता है वो जी, स्मॉल जी का मान जो होता है सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो आंसर होगा इसमें 19 का बी। अब आते हैं 20, भूकंप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, रिक्टर, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर। तो मूल रूप से भूकंप विज्ञान को आपको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी, जिस तरह से हल्की हल्की रेखाएं जो होती हैं कागज पर आती हैं, उसी तरह का आपको मूल रूप से सिस्मोलॉजी में भी इसी का अध्ययन किया जाता है भूकंप के बारे में। तो ऑप्शन के अनुसार सिस्मोग्राफ, जिस पेपर पर या जिस मशीन पर इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है, भूकंप मापने के यंत्र को हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं, मीन्स आंसर होगा 20 का बी। ठीक है, उसके बाद आते हैं 21, कैलोरी किसकी मात्रा है? तो कैलोरी जो है मूल रूप से आप जनरली जब बिस्कुट के पैकेट्स या कोई भी ऐसे फास्ट फूड के रूप में देखते होंगे, चिप्स ये सब जो खरीदते होंगे, तो उस पर देखिएगा कैलोरीज होता है। कैलोरीज आपको लिखा रहता है कि इतना कैलोरीज इसमें है। तो कैलोरीज मूल रूप से ऊर्जा का एक इकाई है जो आप भोजन करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति को 3500 कैलोरीज पर डे चाहिए। तो जो उष्मा, ऑप्शन के अनुसार अगर हम बात करें, ताप और उष्मा का पहला, दूसरा है उष्मा और ऊर्जा का, तीसरा है शक्ति का, और डी तापमान का। तो ताप और उष्मा जो है इसमें कहीं भी आपको ऊर्जा की इकाई की बात नहीं रखी गई है। तो उसके अनुसार आंसर बी जो होगा हमारा, उष्मा और ऊर्जा, मीन्स 21 का उष्मा और ऊर्जा बी आंसर होगा। 22, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव क्या होता है, उस पर क्या असर पड़ता है? जैसे बढ़ता है, पहाड़ों पर जैसे जैसे जाइएगा वायु दाब जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, घटता जाता है। यही कारण है कि पहाड़ी क्षेत्रों में दाल बनाना मुश्किल काम होता है। मतलब दाल नहीं गलता है सही तरीके से। दाल गलना वैसे एक मुहावरा भी है, लेकिन यहाँ पर मैं ये समझाना चाहता हूँ कि पहाड़ों पर जैसे जैसे ऊपर की तरफ आप जाइएगा तो वायु प्रेशर जो होता है, वायु दाब जो होता है वो कम होता जाता है, जिसके कारण बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी क्रियाएं नहीं हो पाती। दम फूलना, सांस लेने की समस्या, ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ता है पर्वतारोही को। तो ये मूल रूप से बी, आंसर बी जो होगा, जैसे पहला आंसर है बढ़ता है, कम होता है, अपरिवर्तित होता है, और ये सभी, तो आंसर बी होगा कम होता है। ठीक है, तो 22। 23, लोहा अयस्क है, लोहे का अयस्क है। ऑप्शन सुन लीजिए, हेमेटाइट, बॉक्साइट, क्यूराइट, डोलेमाइट। लोहे के अयस्क की बात करें तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, पीट, आयरन, ये लोहे के अयस्क होते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार हेमेटाइट जो है, बॉक्साइट जो है आपको एल्युमिनियम का अयस्क है, क्यूराइट, क्यूपैराइट और डोलेराइट ये लोहे के अयस्क के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑब्वियस आंसर जो होगा इसका ए, 23 का ए। 24 की बात करते हैं, वायु में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा होती है? तो अगर संगठन की बात करें, गैसों के कॉम्पोजिशन की बात करें तो 21% आपको ऑक्सीजन होता है, और 78 सबसे हाईएस्ट जो होता है उसकी मात्रा होती है वो नाइट्रोजन की होती है। तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए आंसर की बात करते हैं, मीन्स
ए है 21%, बी है 78%, सी है 0.3% और डी है 0.1%। तो 78% जो होता है नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो आंसर बी। आग बुझाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? जनरली जब आप देखते होंगे कि एक्सटिंग्विशर्स रखे पेट्रोल टंकी पर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में सिलेंडर्स रखे रहते हैं आग बुझाने के लिए, तो सवाल ये उठता है कि उसमें है क्या? तो उसमें CO2 का प्रयोग करते हैं जो एक कवर क्रिएट करता है। उसका जब छिड़काव करता है तो गैस कनेक्शन जो ऑक्सीजन का सप्लाई होता है उसको कनेक्ट करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद करवा देता है। इससे क्या होता है कि आग का जलना जो होता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो इस तरह उसमें CO2 का प्रयोग करते हैं, जैसे NO2 पहला ऑप्शन है, SO2 और CO2 और N2। तो उसके अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है, तो इसका आंसर होगा C। 26 कोशिका शब्द किसके द्वारा दिया गया था? कोशिका शब्द जो सेल है, जिससे मानव का निर्माण है, बॉडी पार्ट्स का, सेल सबसे सूक्ष्मतम क्रियात्मक रचनात्मक इकाई है, तो इसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले। पहला ऑप्शन है बीजमैन, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरा है रॉबर्ट हुक और डार्विन, डी ऑप्शन में। तो बीजमैन और रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक जो था 1665 में उन्होंने सेल शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहली बार, तो उसके अनुसार आंसर आपका सी होगा, 26 का सी। 27 दाद या खाज खुजली जो होता है, जिसका प्रचार भी आप देखते होंगे, तो उसका क्या कारण है, मतलब वो मानव शरीर पर क्यों होता है? दाद जो होता है रिंग जैसा जो क्रियाएं होती हैं बॉडी पर, उसके ऑप्शंस है विषाणु, वायरल उसका कारण है, दूसरा है फफूंदी, फंगस जिसको बोलते हैं, सी बैक्टीरिया, और इनमें से कोई नहीं। तो जो फंगस होता है जनरली, आप बरसात के सीजन में इस तरह की चीज़ें आप देखिएगा, अचार में, ब्रेड पर हल्के हल्के व्हाइट कलर के, या अगर आपके चमड़े के जूते हैं वो पानी में भीगे हुए हैं तो उस पर आप देखिएगा व्हाइट कलर के एक लेयर क्रिएट होता है, इसी को फंगस क्रिएट बोलते हैं। तो फंगस के कारण आपको दांत खाज खुजली की बीमारी होती है, तो आंसर बी होगा, फफूंदी। तो इस तरह से 27 का आंसर बी। 28 पर आते हैं, डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल जो ऑप्शन है उसके अनुसार आप छांट सकते हैं, संगीत वाद्य यंत्र जो संगीत का है, संगीत के स्तर को नापने की इकाई है, ध्वनि स्तर को नापने की इकाई है, और शोध तरंग का दर्द है। तो डेसिबल में मूल रूप से ध्वनि तरंग के स्तर को नापते हैं, मतलब उसके पिंच को नापा जाता है, वो कितना है, हमारा कर्ण, हमारा कान जो है कितना सुन सकता है, तो उसके अनुसार आपका आंसर सी होगा। ध्वनि तरंग स्तर को, ध्वनि के स्तर को ये मापता है। क्यूरी किसकी मात्रक है? क्यूरी, मैडम क्यूरी, अगर आपने विज्ञान पढ़ा होगा तो मैडम क्यूरी ने मूल रूप से एक रिसर्च किया था रेडियो सक्रियता को लेकर, और उन्हीं के नाम से इसको इकाई के रूप में भी कन्वर्ट किया गया। तो ऑब्वियस रेडियो सक्रियता की जो इकाई है, रेडियो एक्टिवनेस की जो इकाई है, वो मैडम क्यूरी के नाम से ही है, तो इसलिए क्यूरी जो है वो रेडियो सक्रियता, जो पहला ही ऑप्शन है आपको 29 का, वो आपको होगा ए। आते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। तारे के बड़े समूह को, तारों का जो बड़ा समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रह। तो ग्रह जो है तारों से अलग होते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। दूसरा है सूर्य लाइट, तो सूर्य की लाइट या सूर्य के प्रकाश को सूर्य लाइट बोलते हैं। तो ऑब्वियस सभी तारे सूरज हैं। उसी तरह विश्व, क्या उस तरह का चीज़ें हैं? तो विश्व, जैसे हम पृथ्वी पर हैं तो इसको हम विश्व बोलते हैं, संसार बोलते हैं। और डी है आकाशगंगा। आकाशगंगा जो है वो तारों के समूह को कहा जाता है, बहुत बड़े तारों के समूह को आकाशगंगा, मिल्की वेज कहा जाता है। तो आंसर आपको डी होगा। तो इस आधार पर दोस्तों 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, और 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के लिए सुरेंद्र सर आपको आ रहे हैं। दैट्स ऑल। जय हिंद दोस्तों। आज का जो क्लास चल रहा है इंडियन आर्मी का सेट चल रहा है, जिसमें अभी मिश्रा सर ने 30 क्वेश्चन का जीके जीएस का एक्सप्लेन किया। अब हम लेकर चलते हैं आपको मैथ की दुनिया में, और मैथ 20 क्वेश्चन आज हम एक्सप्लेन करेंगे, इसमें रीजनिंग नहीं डालेंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन मैथ को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे ये आप लोग जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है 27 जून को, उसके लिए हमें पता हो कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और
इसके लिए हमारे टीम से बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग हमारे वीडियो को भी बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन पहला क्या है देखा जाए, पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो बोला है कि नहीं दो संख्याओं का योग, यानी दो संख्या है भाई, कौन कौन संख्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 25। ध्यान दीजिएगा, दो संख्या है जिसका योग कितना है, 25 है। ठीक है, और उनका अंतर यानी इन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, तो 13 है। आ रहा समझ में दोस्त? तो बोला है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे, देखिए ये समीकरण के रूप में आ जाएगा। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2। ठीक है, अब यहां पे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, यानी जोड़ने पर। ठीक है, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38/2 यानी 19। x का मान क्या आ जाएगा, 19। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया है कि x में y जोड़ दिया गया तो 25 आ गया है, और x का मान 19 है, तो कितना और जोड़ेंगे कि 25 आ जाएगा। तो 25 में 19 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, y का मान 6। ये आपका आंसर होगा दोनों। ठीक है, तो 19 और 6 ये दो संख्याएं होगी जो पूछा गया आपके एग्जाम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच का अनुपात। देखिए अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है, 1:3 है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 1:3 है। ठीक है, जब उनका योग अगर किया जाए तो कितना हो जाएगा, 240। ध्यान दीजिएगा, 1 को x मान सकते हैं और प्लस 3 को 3x मान सकते हैं, इसका योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 240। आ रहा समझ में? तो अब हमको क्या करना है, इसको हम x का मान निकाल लेते हैं कि x का मान कितना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4x इक्वल टू 240, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, वो 60। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो अंतर ज्ञात करें, यानी दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, एक का तो 60 आ गया और एक का कितना हो जाएगा, 36 18 180। अब इन दोनों की संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 120। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 216 68 और 169, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इधर से नहीं सॉल्व करेंगे, इस साइड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये किसका मान है, 169 13 का है ना जी, तो 13 में 68 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा अब। ठीक है, तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 81। 81 को बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 9, यानी 216 में फिर 9 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 225, यानी बाहर निकलेगा रूट से तो कितना हो जाएगा, 15। फिर 129 में 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 144। 144 को बाहर निकाल देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 12। तो ये आपका वर्गमूल से क्वेश्चन था, वर्गमूल से क्वेश्चन था। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर। कैसा होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग लिए लेकर आए हैं, जो एग्जाम के पैटर्न से ही, एकदम एग्जाम में ही आते हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक रोक कर देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका जो है प्रैक्टिस बना रहे, ताकि एग्जाम में कमियां ना आए। चौथा क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 70 लड़के, चलिए भाई, बॉयजों की संख्या 70 है और गर्ल्सों की संख्या तथा लड़कियां 280 है, 280 है, तो विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। प्रतिशत से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आए ना, एक विद्यालय है, स्कूल में बॉयज यानी कितने हैं, 70 है, गर्ल्स कितने हैं, 280 है, तो किसका पूछा है भाई,
लड़कों की प्रतिशत, तो प्रतिशत क्या होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो फुल हो जाएगा ना 100%। तो 8 7 15 और ये 3 यानी 350 टोटल लड़के हैं। तो 70 गुणे 100/350, ठीक है। तो 7 5 35 और ये हो जाएगा 20, यानी 20% लड़के हैं, ठीक है। स्कूल में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो 20%, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, एक वस्तु 9,000 रुपया में खरीदी, 9,000 रुपया में भाई खरीदा गया है, ध्यान दीजिएगा, और 8% लाभ पर बेची, तो बताओ लाभ कितना रुपया हुआ। आ रहा समझ में ना। अब 9,000 में खरीद कर 9,000 रुपये में बेच देंगे तो लाभ क्या होगा, 0 होगा ना। तो हमें 8% लाभ चाहिए, तो 8% लाभ करने के लिए 8 से गुणा करके बट्टे में 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 8 72 यानी 720 रुपया। ये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, अगर 8% ही क्या किया जाए, बढ़ोतरी कर दिया जाए, लाभ लिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज से है, और चक्रवृद्धि ब्याज में कुछ थोड़ा सा आपको डिटेल्स बताना चाहूंगा कि किस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान तरीका होगा आपको, ठीक है। देखिए हम लोग जो पढ़े हैं पहले से P × 1 + R/100 और पावर में n - p या 1 या जो भी हो, तो ये सारा मेथड, तो ये मेथड को अब हम लोग भूल जाएं क्योंकि बहुत सारा पुराना हो गया, बहुत पुराना हो गया, ठीक ना। तो इससे हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसको मेथड को छोड़ देंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कि 1,000 रुपया है, 1,000 रुपया है, इसका 4% की दर है और 2 वर्ष का समय है, 2 वर्ष का समय है। तो भाई इसका ब्याज क्या हो गया, ब्याज पूछा है यानी इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए 2 वर्ष के लिए बहुत इजी तरीका, इसमें आपको दोनों चीज मिल जाएगा, क्या, साधारण ब्याज भी और चक्रवृद्धि ब्याज भी। देखिए जैसे 1,000 रुपया है, 1,000 का अगर हम 4% निकालते हैं तो ये पहले वर्ष का कोष्टक हो गया, ये दूसरे वर्ष का कोष्टक हो गया। आ रहा समझ में। तो 1,000 का अगर हम 4% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 10 चौके 40। आ रहा समझ में। फिर इसमें भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और फिर इसका भी 4% निकालना पड़ेगा, किसका, 40 का, ठीक है। तो 40 का अगर 4% हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 1.6, ठीक है, इतना होगा। अब चक्र देखिए, ये तो अगर कोष्टक यानी फर्स्ट वाले कोष्टक को जोड़ देते हैं, जैसे ए हम कोष्टक रख लिए इधर और यहाँ पे बी रख लिए, तो केवल ए को हम जोड़ते हैं ना, तो ये आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 रुपये, ये साधारण ब्याज हो गया। लेकिन इसी में अगर इसको भी जोड़ लेते हैं इधर, यानी ए को कोष्टक को छोड़कर, कॉलम को छोड़कर बाकी सारे कॉलम को या कोष्टक को जोड़ लेते हैं, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 81.6 रुपया। आ रहा समझ में। बहुत इजी तरीका होगा, अगर इसे भी करेंगे तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे ब्याज हमारा आ रहा है, ठीक है। तो ये पुराना मेथड है, नया मेथड से आइए, बहुत इजी तरीका होगा, कहीं कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी, केवल छोटा सा प्रतिशत निकालने को आपको आता होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या है, अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन है, अनुपात में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो भी देखिए। क्वेश्चन है A अनुपात B = 3:4, B अनुपात C = 8:9, तो A अनुपात C का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखिए हम लोग देखकर, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखकर छोड़ना पड़ता है, ठीक है, लेकिन देखकर छोड़िए मत, प्रैक्टिस कीजिए। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है केवल प्रैक्टिस पे ही आता है, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो मैथ बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। इतना मेहनत कर लिए, 1 साल 2 साल मेहनत करके हम फिजिकल निकाल लिए, भाई 2 महीना क्या मतलब, अब कितना दिन बचा हुआ है, आज 12 तारीख हो गया, 27 को है, यानी 15 दिन समझिए कि आपका एग्जाम बचा हुआ है। तो 15 दिन ही प्रैक्टिस अगर केवल मैथ का करते हैं तो बहुत आपका रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे भाई। ए अनुपात बी फॉर्मूला लिख देते हैं और बी अनुपात सी, दो जगह मान दिया हुआ, बी का मान दिया हुआ, देखिएगा दो जगह बी का मान दिया ना, बी का मान यहाँ पे 4, यहाँ का बी का मान 8। ठीक है, तो दो जगह गुणा करेंगे। कैसे गुणा करेंगे? फर्स्ट में बी सी, बी और सी अनुपात, ठीक है। अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे बी और बी, और इसको हम गुणा करेंगे ए और बी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमने गुणा करने का एक फॉर्मूला बता दिया। इस गुणे से, इस फॉर्मूले से आपको सॉल्व कर सकते हैं। यानी ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया और ये सी का मान हो गया। ठीक है, हमको पूछा क्या है? ए और सी। तो ए और सी को जब पूछा है ना, तो हमें बी निकालने की कहीं जरूरत ही नहीं है। क्या है? बी निकालने की कहीं जरूरत नहीं है। 3:4 और 8:9। हमको भाई ये बी नहीं निकालना है, तो 9 चौके 36 अनुपात 8 के 24। आ रहा समझना? तो 12 दूना 24 और 12 36, यही तो आपका आंसर होगा। ये कट जाएगा 12 से, तो 2:3, ये आपका आंसर होगा। तो आ रहा समझ में? जहां पे भी दिक्कत हो कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, वो क्वेश्चन को हम फिर एक बार सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय और विजय के आयु का अनुपात। देखिए यहाँ पे अनुपात से रिलेटेड आयु भी आ गया है। ठीक है, तो आयु का अनुपात दिया हुआ है कितना? 3:4। कितना दिया है भाई? 3:4। ठीक है, 5 साल बाद उनकी आयु 4:5 हो जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 5 वर्ष अगर हम जोड़ दें, प्लस कर दें 5 वर्ष, तो अनुपात कितना हो? 4:5 हो जाता है। तो एक ही का अनुपात यहाँ पे बढ़ रहा है ना, एक ही का अनुपात बढ़ रहा है दोनों में। आ रहा समझ में? या हम ऐसे करते थे 4:5 और 3:4। इसको घटाएंगे तो 1:1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। एक का मान कितना है? 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बोला है, तो विजय की वर्तमान, विजय का कौन सा है भाई? है तो विजय का ये 4 वाला है, यही है ना। किसका? अजय ए है और विजय ए है। तो विजय का क्या है? हो जाएगा एज, तो 5 से गुणा कर दीजिए, तो 20 वर्ष। ए होगा आपका आंसर। ठीक है, विजय का उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन बोला है एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है। चलिए भाई देखिए, अगर ये वर्ग है, वर्ग का अर्थ क्या होता है? चारों भुजाओं आपस में क्या हो? समान हो, एक समान हो, यानी लंबाई उसकी क्या हो? एक समान हो। ठीक है, तो उससे बनती है जो न आकृति जो बनती है, वही वर्ग कहलाता है। तो एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ जाती है, तो इसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? ध्यान दीजिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? भुजा स्क्वायर। आ रहा समझ में? और वर्ग का परिमाप, परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे भुजा। आ रहा समझ में? तो हमें पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें नहीं पता है, और कि भुजा की क्या है? लंबाई कितनी है। लेकिन इसमें बोला कि भुजा की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए, 10% बढ़ा दीजिए। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 10 रख लेते हैं, इसको भी 10 रख लेते हैं, इसको भी 10 रख लेते हैं, इसको भी 10 रख लेते हैं। आ रहा समझ में ना? देखिए सबसे इजी ट्रिक होगा ये जो हम बता रहे हैं। अगर प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन देता है, चाहे वर्ग में हो, आयत में हो, ठीक ना, त्रिभुज में हो, वृत्त में हो, किसी भी में हो, आपको सबसे इजी ट्रिक होगा। और शायद ऐसा ट्रिक आपको यूट्यूब पे या किसी बुक में मिला हो। ठीक है, तो ये नहीं मिल पाएगा, ये चीज हम बता रहे हैं। तो 10 हम भुजा रख लिए, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो 10 गुणे 10 होगा ना जी, यानी भुजा स्क्वायर, ये होगा 100। यानी वर्तमान का जो है ना, वर्तमान का क्षेत्रफल जो होगा कितना है? 100 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी है आपका क्वेश्चन में दिया होगा वही होगा।
अब ये ध्यान दीजिएगा, हमने क्यों 10 रखा ये भी हम बता देते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मान हमेशा 100% होता है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा कितना प्रतिशत? 100%। चाहे दुनिया में कोई भी एक वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। जैसे एक यहाँ पे हम डॉट दे रहे हैं, तो ये डॉट भी है ना, अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100% है। तो वर्ग भी तो अपने आप में 100% है कि नहीं है? है ना? तो अब बोला है कि प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए। लीजिए भाई, तो ये 10 है, 10 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 10 भुजा है तो 1% की वृद्धि, यानी 1 अंक का क्या कर देंगे? वृद्धि हो रहा है, यानी 10% की वृद्धि हो गई। अब कितना आ गया? 11। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121। पहले था, वर्तमान में यहाँ पे cm स्क्वायर हम कर देते हैं, ठीक है, तो 100 cm था, अब नया में आ गया कितना? 121 cm। तो कितना का अंतर हुआ है? 21 cm का। आ रहा समझ में ना? इस प्रकार से क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, बिना पेन लगाए आपको इसका आंसर बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, पूछा है, कहा है क्वेश्चन कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दें तो वर्ग की कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, यानी उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कि जब 10% की वृद्धि हो रही है, हम तो मान लेते हैं प्रतिशत 100, डायरेक्टली मान लेते हैं 100, तो 10 का अगर 10% निकालेंगे तो 11 हो जाएगा, 10 का 20% निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, 10 का 30% निकालेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी बढ़ोतरी करेंगे तो। आ रहा समझ में ना? यानी 10% बढ़ा देंगे, 20% बढ़ा देंगे, 30% बढ़ा देंगे तो 11, 12, 13 ऐसे परसेंट, तो 30% एक्स्ट्रा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 169 में 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 69% की वृद्धि हो जाएगी। आ रहा समझ में? इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे विदाउट पेन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है। चलिए, यह एक वृत्त है, इसकी चारों तरफ की जो लंबाई, ये तार की लंबाई जो है ना, कितना है? 88 मीटर है। तो बोला है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी आर निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। तो हमको क्या निकालना है भाई? परिधि दिया हुआ है ना, यानी 2 पाई आर का मान है 88 मीटर, और ये आर निकालना है, तो 2 गुणे ये कितना हो जाएगा? आर पाई का मान 22/7, और आर हमें आर रख देते हैं 88 मीटर। आ रहा समझ में? अब इसको देखिए, हम कटाएंगे तो किससे कट जाएगा? ये 22 चौके, ठीक है, और 2। आ रहा समझ में? अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 दूना 14 मीटर। ये आपका आंसर होगा आर का। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो आर, यानी 14। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 संख्याओं का औसत 21 है। 8 संख्याओं का औसत 21 है। कितना है भाई? 21। उसके बाद औसत से रिलेटेड क्वेश्चन है। आठ गुणे 21 जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा? 8, 8 दूना 16, ये जोड़ लिए। लेकिन कहा है ना, यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा करें तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? कितना बोला है कि सभी संख्याओं को 8 से गुणा करें। देखिए, जो औसत है ना, जो औसत होता है उसी को 8 से गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 168। ये आपका औसत हो जाएगा उन 8 संख्याओं को, अगर गुणा करके भी देखेंगे तो। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 168। यह योग हम निकाले थे और यह हो गया औसत। नया औसत जो बना है 168।
68। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 12 नंबर। यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं, यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में करते हैं तो कितने आदमी यह काम 20 दिन में करेंगे? भाई क्या है, 25 आदमी 24 दिन में करेंगे तो 20 दिन में करना है। ठीक है, तो कटा दीजिए, 5 4 6, यानी 30 आदमी जो होंगे, आदमी 20 दिन में काम को कर लेंगे। क्योंकि देखिए 25 आदमी है यानी कम है आदमी, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। 20 दिन में करने के लिए हमें आदमी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 आदमी आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैंटीन में, चलिए भाई आप लोग का आर्मी का जो कैंटीन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। भाई एक सप्ताह में कितना दिन होता है? 7 दिन होता है ना। तो ये बोला एक सप्ताह में कितना? 28 दर्जन, यानी 28 ये दर्जन। तो दर्जन के बारे में जानते हैं, एक दर्जन में कितना केला होता है? कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीधा आंसर दर्जन में हो सकता है निकालने के लिए होती है। तो 47 दिनों के लिए कितने केले की आवश्यकता होती है? सबसे पहले हम एक दिन का निकालेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिएगा 7 दिन में 28 दर्जन लगता है, तो एक अगर भाग दे देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा। तो एक दिन का कितना दर्जन लग जाएगा? 4 दर्जन। एक दिन इक्वल टू 4 दर्जन केले लगेगा, एक दिन का 4 दर्जन। तो अब कितना दिन का बोला है? 47 दिनों का। तो 47 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 7 चौक 28 और 6 चौक 16, 2 18। ठीक है, 188 दर्जन केले नहीं हो गए, 188 दर्जन केले लगेंगे 47 दिन में। आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है नल और हौज से, क्वेश्चन नंबर 14। दो नल एक टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भरते हैं। बहुत अच्छा, 10 घंटे एक नल है, बी नल है 15 घंटे। ठीक है, तो दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितना देर में भर जाएगा? देखिएगा, अगर एक मशीन हमारे यहाँ चल रही है तो ठीक है, वो एक टंकी को भरा जा रहा है, 2 मशीन उसमें दे दिया जाए तो जल्दी भरेगा कि नहीं भरेगा? इसी प्रकार 2 नल है यहाँ पे, तो 2 नल है, दोनों को अगर एक साथ हमें खोला जाए तो सबसे पहले ये मेथड से बता रहे हैं कि 10 घंटे और 15 घंटे के एलसीएम, 10 और 15 के एलसीएम कितना हो जाएगा भाई? 30। आ रहा समझ में? और 30 का प्रत्येक घंटे का या प्रत्येक मिनट का निकाल सकते हैं, यूनिट क्या वर्क निकाल सकते हैं प्रत्येक घंटे का, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 यूनिट, यानी दोनों अगर एक साथ काम करेंगे तो 5 यूनिट, और टोटल यूनिट कितना है? 30। तो 5 से डिवाइड कर दीजिए ना, 6 घंटे लगेंगे। दोनों अगर एक साथ भरेंगे तो 6 घंटे लगेंगे। ठीक है, टंकी को भरने में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, घास के मैदान में एक घोड़ा 28 मीटर लंबी रस्सी से बांधा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। एक घोड़ा जैसे घास के मैदान में 28 मीटर की रस्सी से बांध दिया गया है। आ रहा समझ में? तो बताइए कि वो मैदान के कितने क्षेत्रफल में घास को चर सकता है। अब ये बताइए कि यहां पे एक, जैसे मान लीजिए कि जिसको हम लोग खूंटा बोलते हैं, है ना, ये गाड़ा हुआ है और इसी में बांधा गया है एक रस्सी। ठीक है, रस्सी बांधा गया है जिसकी लंबाई कितनी है? 28 मीटर। तो अब ये समझिए कि ये जो घोड़ा है क्या इतना ही दूरी चलेगा? ये तो यहां से किधर भी चल सकता है ना, कि नहीं चढ़ सकता है? चढ़ सकता है। तो अब ये 28 मीटर का, तो एक तरह से हमें घोड़ा वो चारों तरफ घूम के जाएगा तो एक वृत्त का रूप लेगा। क्या करेगा? वृत्त का रूप लेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, आपको केवल घुमाया गया है, ठीक है, डराया गया है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो 22/7 और गुड़े 28 गुड़े 28,
तो 7 चौका 28 यानी 88 गुणे 28 आ रहा समझ में। 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 8 64 और 16 80, 80 और 6 86 और ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 16 और 8 24 मीटर स्क्वायर, यानी 2464 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना दूरी में वो घास क्या कर सकता है, चढ़ सकता है। आ रहा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने क्या किया, सारा क्वेश्चन को निकाला है, कौन कौन आ सकता है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सॉल्व करके बताया जा रहा है आपको। साथ साथ एक्सप्लेन जीके जीएस का भी किया जा रहा है। तो हम लोग के साथ में जितने भी हमारी टीम वर्क कर रही है, इसका थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करिए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मज़ा आए और भी पढ़ाने में। और जो भी मतलब डाउट होता है वो कमेंट में जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1936 का वर्गमूल निकालिए। 1936 का वर्गमूल, देखिए हमने वर्गमूल पढ़ाए हैं, अपने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, लिंक में जाकर देख सकते हैं वीडियो को, कि कैसे हम लोग निकालेंगे। अगर हम सिंपल सी बात करें तो हम तो निकाल सकते हैं, ठीक ना। ये 6 का हो गया और ये 25 से कम है, तो यानी 50 से कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 44। ये तो सिंपल सा हो गया, लेकिन अभी आप लोग को पकड़ में नहीं आएगा जब तक ये पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे नहीं करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि भी निकाल सकते हैं और फैक्टर के विधि से भी निकाल सकते हैं। तो 1936 को भाग विधि अगर हम लोग निकालें तो पेयर लगाया जाता है। आ रहा समझ में। तो ये कितना का होगा, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 3, 3 3 यहाँ पर उतर जाएगा, इसको जोड़ दिया जाएगा 8 हो जाएगा। अब कौन सी संख्या रखा जाए, तो 6, तो 6 6 के 36 और 8 6 48, 3 6 6, सॉरी नहीं हो पाएगा 4 से, तो 4 चौके 16, हासिल 1, 8 चौके 32 और 1 33। तो एक बार 4 से और फिर एक बार 4 से, तो ये आपका आंसर हो गया 44। ठीक है, तो दोनों तरीके से हमने बना दिया, जो समझ में आया उसको एक्सेप्ट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये होगा घातांक एवं करड़ी का क्वेश्चन होगा। 7 का पावर 5 गुणे 49 का पावर 2.3 और 343 का पावर 3.7 ये होगा। तो अब बोला है कि 7 का पावर वाट, यानी 7 का पावर वाट यानी यहाँ पे क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 7 को हम तोड़ नहीं सकते हैं, 5 रख देंगे। ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं, 7 का पावर 2 गुणे 2.3 ऑलरेडी दिया हुआ है, और यहाँ पे 7 का पावर 3 गुणे 3.7 इक्वल टू 7 का पावर वाट। आ रहा समझ में। अब इसको हम गुणा करेंगे। देखिए अब बेसिक चीज को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पहले हम गुणा कर लेते हैं। 7 का पावर 5 गुणे 7 का पावर यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 2 दूना के 4 गुणे 7 के 21 और 3 के 9 2 11 इक्वल टू 7 का पावर वाट। अब ध्यान दीजिए कि जब भी गुणा में संख्या हो और बेस समान हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो अब इसको जोड़ दीजिए ना टोटल, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 1 7। ठीक है, 5 4 9 11 20, तो ये 7 का पावर हो जाएगा कितना 20.7। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहा है ए की आयु 20 से 25% कम है। चलिए ए की जो आयु है वो 20 से 25% कम है, तो बी को हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। तो जब 100 मान लेते तो ए का कम है ना, तो इसका 75 हम मान लेते हैं। आ रहा समझ में ना, क्योंकि कोई भी अपने आप में क्या होता है 100% होता है। हमने बता दिया प्रतिशत से कि ए की आयु जो बोला है 20 से कितने प्रतिशत कम है, तो 25% कम है। तो ए का कितना हो जाएगा मान 75। तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पे अधिक बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा।
तो अब इसको हम अधिक करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको घटा दीजिए 25। आ रहा समझ में, हम 100 में से 75 को घटा दिए तो 25 है आया है। अब ये बोला है बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो प्रतिशत अधिक लाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे 100 न कर देंगे, अब बट्टे में किससे तुलना करना है, ए से ना, तो ए से यहाँ पे रख देंगे, तो 25 तिया 75, इसको हम गुणा भाग कर देंगे 33.1/3%, ये आपका आंसर होगा। बहुत साधारण ट्रिक है ये, बहुत साधारण ट्रिक है, इसको आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक ना। और भी हमारे वीडियो जो बन रहे हैं उसमें भी हम एक एक करके सारे चैप्टर को समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, 2 × 3 × 5 और 3 × 5 × 7, आ रहा समझ में, इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई, जो जिसमें कॉमन है उसको ले लेंगे, ये 3 है 3 ले लिए, 5 है 5 भी ले लिए, अब 2 नहीं है इसमें भी तो इसमें 2 ले लीजिए, और 7 भी इसमें नहीं है तो 7 को भी रख लीजिए, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 7 त्रिक 21, 210, ठीक है, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर और अंतिम, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 25 मीटर है, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, सॉरी आयताकार है, वर्गाकार हम बोल रहे हैं। एक आयत है, ठीक ना, 12 मीटर और ये हो गया 25 मीटर। अब कहता है यदि चारों तरफ 2-2 मीटर सड़क है तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए चारों तरफ 2-2 मीटर, अगर अंदर पूछे तो अंदर, अगर बाहर पूछे तो बाहर। तो अभी पूछा क्या है ये ध्यान में रखना है, पूछा क्या, पूछा है यदि चारों तरफ, यानी इस आयतकार के चारों तरफ, तो हम अंदर नहीं बनाएंगे, किधर बनाएंगे, बाहर बनाएंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इसको हम बाहर बनाएंगे, तो बाहर बनाएंगे, दो 2 मीटर, ये 25 मीटर था और ये 12 मीटर था, ठीक है। अब एक चीज हम आपको बता रहे हैं क्लू में, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिएगा 2 मीटर इधर भी बड़ा है, 2 मीटर इधर भी बड़ा है, तो यानी 2 2 4, यानी 12 ये है और 4 इधर हो गया, तो 12 + 4 आ रहा समझ में, तो 16 मीटर ये लंबाई हो गई, ये 16 मीटर की लंबाई हो गई, ठीक है। अब इसको देखते हैं ये वाली लंबाई को, तो 2 मीटर इधर भी बड़ा है और 2 मीटर इधर भी बड़ा है, ठीक ना। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, 25 और 4 29, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि पहले ये जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 300 मीटर स्क्वायर, इसका हो गया छोटे वाले आयत का, और ये चारों तरफ का हम अब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 × 16, यानी 16 9 144, और 14 और 16 दूना 32 और 14 16 दूना 32 और 14 46, ये मीटर स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। अब कहता है कि केवल सड़क का क्षेत्रफल पूछा है, केवल सड़क का क्षेत्रफल, ये जो है ना इसका क्षेत्रफल पूछा है, ये नहीं कि किसी और का, सड़क का पूछा है। तो ये 464 में से 300 को घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा कितना, 164 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, सड़क का। तो आज का क्लास इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल एम स्टडी टीम।